बढ़ते चलेंगे। अब परमिशन आप लोग दे दीजिएगा। स्वागत है आपका सारांश ICS के यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे भी अपन इसको अपलोड कर देंगे। ये है जूम क्लास और हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा में क्या परिवर्तन कर दिए। तो इसको हम क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो इसका आंसर में आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं। पहला पॉइंट्स हम बताते हैं कि जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम था, इसने संविधान सभा में पहला जो परिवर्तन किया वह यह किया कि जो सभा थी वह अब एक संप्रभु निकाय बन गई। क्या हो गई? संप्रभु निकाय बन गई। अर्थात अब जो सभा थी वह अपने निर्णय के अनुसार भारत के लिए जैसा भी उसे संविधान निर्माण करना था वो कर सकती थी। यानी अब स्वेच्छा से कोई भी अपना संविधान बना सकती थी। ठीक है, तो पहला एक चर्चा गया। दूसरा हम बताएंगे कि हमारी जो संविधान सभा थी अभी उसका कार्य था संविधान का निर्माण करना। साथ ही साथ एक और कार्य होगा कि अब संविधान सभा जो होगी वह आपकी विधायिका के रूप में भी क्या करने लगेगी? कार्य करने लगेगी। तो संविधान सभा भारत की विधायिका अर्थात संसद के रूप में भी क्या करने लगेगी? काम करने लगेगी। और हमने देखा था सभा की जब अध्यक्षता होती थी या सभा जब अपना कार्य कर रही होती थी तब उसकी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब करते थे, और जब विधायिका के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता GV गणेश वासुदेव मावलंकर साहब करते थे। याद है आपको? ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा जो कि आपका संविधान सभा में परिवर्तन आया। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कि क्या परिवर्तन आया। तो हम बताएंगे संविधान सभा की जो सदस्यों की संख्या थी 389। ठीक है, 389 जो संख्या थी, अब यह 389 संख्या आकर कितनी हो गई? 299। ठीक है, ये आपको याद करना है। और इन 299 में भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि 229 और 70, तो 229 जो सदस्य थे अब ये ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आने थे, और जो 70 संविधान सभा के सदस्य थे वे देसी रियासतों से आने थे। तो इस तरीके से 3 चेंज कर दिए थे स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप इसको लिख पाओगे आंसर को। ठीक है, 5 मार्कर में। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन आपके लिए? ओके, बिल्कुल सही। चलिए, तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं जो कि कल मैंने दिया नहीं था, आज मैं दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखिए, या फिर इसके बारे में कहे कि उद्देश्य का प्रस्ताव की प्रमुख बातों को बताइए। तो उद्देश्य का प्रस्ताव के बारे में हम क्या क्या जानते हैं मुझे बता दो एक बार। ठीक है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी बोले और बताए उद्देश्य के प्रस्ताव के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। पता है? ठीक है, सबसे पहली बात मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में आके कि उद्देश्य का प्रस्ताव कब पेश किया गया, डेट। सही। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा? तो हमें बताना है जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था। और इसे इसे सभा ने अनुमति कब दी थी या स्वीकृत कब कर लिया था? बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कब स्वीकार कर लिया था? तो वो डेट आपको भी फिर से याद रखनी है, 22 जनवरी 1947 को इसको हमने स्वीकृत कर लिया था। ठीक है, हमने अर्थात संविधान सभा ने इसको क्या कर लिया था? स्वीकृत कर लिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी उद्देश्य का प्रस्ताव होता क्या है? तो हम बताएंगे कि संवैधान एक संरचना का एक छोटा सा ढांचा है जो कि संविधान की एक छोटी सी झलक है ना, इंट्रोडक्शन टाइप का, कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखना क्या चाहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसके बारे में है। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख बातें हैं इस पे हम बात करें
तो जो जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य का प्रस्ताव रखा, तो उसमें क्या क्या बातें इन्होंने शामिल करी कि हमारा जो संविधान होगा वह कैसा होगा, और बाद में इन्हीं बातों के आधार पर हमने हमारे संविधान को क्या किया, तैयार किया है ना। यानी संविधान को मूर्त रूप देने के पहले जो बेस बनाए वो बातें इसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात नेहरू जी ने चाही कि भारत को हम क्या बनाएंगे, एक स्वतंत्र, क्या बनाएंगे, भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र एवं संप्रभु राष्ट्र क्या करेंगे, हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले उद्देश्य का प्रस्ताव की बात या मुख्य बात हम बता दें तो भारत को हमें स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित करना। संप्रभु गणराज्य भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रिपब्लिक भारत। ठीक है, रिपब्लिक भारत मतलब ठीक है, समझ रहे हैं, न्यूज चैनल पर नहीं जाना है। ठीक है, ठीक है, इंडिया वांट्स टू नो, ठीक है, वहां नहीं जाना है अपन को। हमें क्या बनाना, भारत को एक संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित करना है। यह बात थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यह है कि भारत की जो संप्रभुता का जो स्रोत होगा, है ना, संप्रभुता का जो स्रोत होगा वो भारत की क्या होगी, जनता होगी। यानी कि जो संप्रभुता होगी भारत की, वो किस में निहित होगी, वो भारत की जनता में निहित होगी। या भारत कहाँ से शक्ति प्राप्त करेगा, या संविधान हमारा कहाँ से शक्ति प्राप्त करेगा, तो हम बताएंगे वो भारत की जनता से ही प्राप्त करेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि आपकी जब प्रस्तावना शुरू होती है उसमें भी लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और एंड में हम क्या बोलते हैं, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित यानी खुद को अर्पित करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब बातें यानी कि जो भारत की सर्वोच्च शक्ति है वो कहाँ निहित है, वो आपकी जनता में निहित है। तो यह बात आपकी उद्देशिका में भी कही गई थी। इसके अतिरिक्त आपके उद्देशिका प्रस्ताव में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि भारत के समस्त नागरिकों को क्या मिल सके, न्याय मिल सके या समानता। तो न्याय की बात भी थी और समानता की भी बात भी थी। ठीक है, किस तरीके की न्याय और समानता, तो हमें बताना तीनों तरीके के न्याय और समानता। ठीक है, कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक। बढ़िया, तो इस तरीके के तीनों तरीके की न्याय एवं समानता हमें स्थापित करनी थी। तो ऐसा उद्देश्य हमने ऑलरेडी रख लिया था, हमने अर्थात जवाब। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि भाई हमें या हमारे नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, संस्था बनाने, व्यवसाय करने, धर्म को मानने, ऐसी प्रकार की स्वतंत्रताएं भी क्या होनी चाहिए, दी जानी चाहिए। तो यह बात भी इन्होंने शामिल कराई। तो ये चौथा पॉइंट हम बता सकते हैं कि क्या करना है हमें, स्वतंत्रता में अकेला लिख दे रहा हूँ। अब इस पॉइंट को एलाबोरेट करके जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, स्वतंत्रता किससी, तो विचार, अभिव्यक्ति, संस्था यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपके व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ये आदि आदि स्वतंत्रताएं हमारे भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर पांचवी पॉइंट्स में हम बात करें, एक मिनट, ठीक है, पांचवें पॉइंट में हम बात करें तो इन्होंने हमारे भारत के जो उस टाइम पे अगर हम बताएं पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, क्या बोला, हेलो, पॉइंट सर आवाज चली गई थी। फोर्थ पॉइंट सभी के लिए गई थी क्या आवाज, सर वो हमारा नेटवर्क इशू। अच्छा, स्वतंत्रता के बारे में हमने बात करी कि उद्देश्य क्या में स्वतंत्रता, अर्थात जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, संस्था बनाने की स्वतंत्रता मिले, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिले, धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिले, आदि आदि। ठीक है, पांचवें पॉइंट में हम बताएंगे ओबीसी वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक वर्ग हो गया, एससी एसटी वर्ग हो गए। ठीक है, तो इन सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना भी हमारे संविधान का क्या होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि उद्देश्य का प्रस्ताव में शामिल थे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चंस ये जो क्वेश्चन है कि उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया, कब ये पारित हुआ और कब
पेश किया गया था और क्या प्रमुख बातें थी। तो अगर ये 5 मार्कर में भी आ गया तो इन प्रमुख प्रमुख बातों को आप लिख सकोगे। ठीक है, लिख सकोगे, मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आके एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन दिए थे मुझे बताओ, फिर उन क्वेश्चंस पे अपन डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, कौन सा, वो संविधान की विशेषता सर वाला। विशेषताएं। हाँ, तो वो तो यस सर। पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन फिर उसमें कवर हो ही जाने हैं, है ना। सर आपने बताया था कि क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां क्या थी। चुनौतियां क्या थी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो संविधान सभा के समक्ष क्या चुनौतियां थी, इसको अपन बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यही है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो और डाल देना आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। हालांकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो यूट्यूब पे आपका अपलोड है ये लेक्चर। ठीक है, लिख भी लिया है, बहुत बढ़िया। आप तो सच में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के समक्ष क्या चुनौतियां थी। ठीक है, सभा के समक्ष ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसके आंसर को हम बात करते हैं। तो हमें बताना है कि भाई संविधान सभा के बारे में आप इंट्रो देते रहना। ठीक है, एक लाइन का इंट्रो जरूर देना है। मेन बॉडी में अपन बात करेंगे कि क्या क्या विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी हमारे संविधान सभा के समक्ष। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे क्या चुनौतियां जो कि हमारे संविधान सभा के समक्ष क्या थी, मौजूद थी। ठीक है, चलिए मैं अच्छा बोला। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। तो पहली जो चुनौती, अब देखो चुनौतियां क्या हो सकती हैं कि भाई हमें संविधान बनाना है तो हम क्या संविधान बनाएं, है ना। तो बहुत सारी चुनौतियां आएंगी कि ये चुने कि ये चुने, है ना। सबसे पहले मान लो यही यही मान लेते हैं, जैसे हमने संसदीय शासन को चुना, है ना। तो अब सबसे पहले चुनने की यही कंफ्यूजन है कि अपन संसदीय शासन को चुने, ब्रिटेन जैसे, कि अपन अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक शासन को चुने, है ना। कंफ्यूजन आ गई। तो ये चुनौती है कि किसको चुने। फिर हम बात करें कि कुछ भी अपन कोई भी पॉइंट उठा लें कि भाई अपन लोकतंत्र तो चुन ही रहे हैं, अपन कैसे रूस की साइड रहे थोड़े कि अमेरिका की साइड रहे, यानी कि पूंजीवाद को चुने कि समाजवाद को चुने। समाजवाद में भी मार्क्सवाद को चुने कि गांधीवाद को चुने कि राष्ट्रवाद को चुने। ये कठिनाई है ना। विकास की क्या प्रावधान ऐसे करें, है ना, कि उससे ज्यादा बेहतर अपन को मिले। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, ये भी चुनौती हो जाएगी। भारत में अपन एकात्मक संविधान बनाए कि संघात्मक बनाए, ये सब चुनौतियों के पॉइंट्स हो सकते हैं। राष्ट्रपति को हमने चुन लिया कि भाई हम भारत का एक औपचारिक प्रमुख रखेंगे, तो उसका निर्वाचन कैसे करवाएं, है ना। नीति निर्देशक तत्व है तो वो न्यायालय द्वारा लागू हो कि ना हो, ये भी तो बड़ी चुनौती है हमारे पास। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार बनाए कि नहीं बनाए, बाद में क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये सब चुनौतियां क्या है आपकी संविधान सभा के समक्ष थी, क्योंकि उनको चुनना था कि भाई ये अपना है कि ये अपना है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट अपन लिख देना कि विभिन्न विचारधाराओं को चुनने की चुनौती। विभिन्न विचारधाराओं तथा हितों की समन्वय। ठीक है, तथा हितों में समन्वय। ठीक है, सर ये तो अब सुनिएगा इसमें। ऐसे ही अपन को बताना है कि ये विभिन्न प्रकार के, कि भाई किसको अपन आगे बढ़ाएं, कौन सी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। तो अपने यहाँ पे गांधीवादी विचारधारा उस टाइम पे प्रखर थी, है ना, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे भारत में थे। इसके अतिरिक्त मार्क्सवादी विचारधारा भी हो सकती थी। ठीक है, या फिर मार्क्सवाद को ना अपनाते तो अपन समाजवाद को, थोड़ा जो एक कम्युनिस्ट टाइप का होता है, वो भी अपना सकते थे। बहुत सारी विचारधारा है, राष्ट्रवाद भी है ना। हम इनमें से क्या अपना है, तो ये एक चुनौती हो सकती है। ठीक है, तो एक चुनौती आप इसको ले लो। फिर आप बता दो कि भाई विकास के उचित मार्ग कौन कौन से हो सकते हैं। तो विकास के लिखते जाना इसको, ठीक है, विकास के
उचित मार्गों को अपनाने की चुनौती। ठीक है, इसके बाद आप बता दो कि भाई सांप्रदायिकता है अगर, तो सांप्रदायिकता से जूझने की चुनौती ये भी थी। ठीक है, उस टाइम पे आप देख रहे थे भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे और सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, है ना। तो सांप्रदायिकता से निकलने की, उससे जूझने की चुनौती भी संविधान सभा के पास थी कि कैसे अपन इससे निकले। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बताएं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता, जितने पॉइंट्स आते जाए आप लिख सकते हो। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा करने की चुनौती। ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। लोकतंत्र का मॉडल अपनाने की चुनौती, लोकतंत्र मॉडल, इसमें कैसे हम बता सकते हैं कि भैया कौन सा अपनाएं, संसदीय मॉडल अपनाएं कि अध्यक्षात्मक मॉडल अपनाएं। ठीक है, संसदीय शासन में आप देखते हो संसद चुने जाते हैं, फिर वो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं और व्यवस्था चलती है इस टाइप से, है ना। फिर राज्य का एक औपचारिक प्रमुख भी होता है, राष्ट्रपति होगा। और अध्यक्षात्मक शासन में सीधे राष्ट्रपति का ही चुनाव होता है, जैसे अमेरिका में आप देखते हो जो बाइडेन साहब चुने थे, है ना, इस टाइप से। संविधान की प्रकृति कैसी हो, तो संविधान की मूल प्रकृति कैसी हो, तो इसको भी चुनने की एक चुनौती हमारे सामने थी। ठीक है, प्रकृति यानी कि कैसे कि हम केंद्रीकृत ज्यादा रखें इसको कि विकेंद्रीकृत रखें। ठीक है, तो ये चुनने की भी चुनौती थी हमारी संविधान सभा के समक्ष। ओके, तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं और ये सब चुनौतियां हैं आपकी क्या, संविधान सभा की समक्ष। हालांकि और चुनौतियों में मैं अभी इसको क्लियर करके डॉक्यूमेंट मिटा देता हूँ और फिर आगे अपन और कुछ चुनौतियां भी लिखते हैं। ठीक है, ये मिटा रहा हूं। अच्छी बात है, ऐसे ही लिखना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें आप और बता सकते हो कि राष्ट्रपति के, अब फिर जो भी आपको संविधान में लगे कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कैसे अपनाएं अपन। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे करें, सीधे मतलब कि प्रत्यक्ष निर्वाचन करें, जनता सीधे राष्ट्रपति को चुने, इस प्रकार का निर्वाचन अपनाएं कि अप्रत्यक्ष रूप से अपनाएं, यानी कि जनता के प्रतिनिधि फिर राष्ट्रपति को चुने। तो हमने अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन है वो अपनाया, अपनाया कि नहीं अपनाया। ठीक है, ऐसे ही डीपीएसपी, डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निषेधक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट स्टेट पॉलिसी। पॉलिसी। बहुत बढ़िया। तो इनको हम न्यायालय द्वारा लागू करवाएं कि नहीं करवाएं, ये भी बड़ा क्वेश्चन था, है ना। तो डीपीएस-3 न्यायालय द्वारा लागू हो या ना हो। ठीक है, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन था कि भाई अगर लागू न्यायालय द्वारा करा दिए गए तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो बाद में हमने कहा कि न्यायालय द्वारा करवाते नहीं। ठीक है, इसके अतिरिक्त संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए कि नहीं बनाए, यह भी एक चुनौती थी। ठीक है, फाइनली हमें बता देना है कंक्लूजन में कि भाई संविधान सभा ने अपने जो निर्णय लिए हैं वे लिए हैं कैसे, सर्व सम्मति से, यानी सबकी परमिशन से कि सब सहमत है तो उसको ले लिया, या फिर समायोजन के सिद्धांत से। समायोजन के सिद्धांत से मतलब कि क्या होता है समायोजन का सिद्धांत, बताइए। समायोजन का सिद्धांत इस प्रकार से होता है कि कोई विचार है, अपन में से 20 लोग हैं मान लो, 20 में से अगर सब सहमत हो गए तो वो तो पास हो गया, हमने उस चीज को अपना लिया। अब कुछ लोग नहीं अपना पा रहे हैं तो फिर थोड़ा क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ना, कि थोड़ा फेर बदल करके, या कि भाई आपको क्या इस चीज में पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत फेर बदल कर लेंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो भाई मान लो 15 लोग इस पे सहमत है तो 5 लोग फिर एडजस्ट करेंगे, है ना।
धीरे धीरे वो उस चीज को अपना लेंगे, ठीक है हम इसी चीज को अपना ले रहे हैं। तो वो होता है समायोजन के सिद्धांत। हिंदी इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है समायोजन के लिए वो होता है एडजस्टमेंट, ठीक है। और एडजस्टमेंट में आप अपने आप समझ जाओगे क्या होता है एडजस्टमेंट, ठीक है। इस तरीके से हमारी संविधान सभा ने क्या किया था, जो निर्णय लिए थे वो मोस्टली सर्वसम्मति से और फिर समायोजन के सिद्धांत से किया था। अभिषेक क्या हो गया, समायोजन उल्टा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कैसे हो गया बताओ। सर मोस्ट ऑफ पीपल थे, जो बच्चे थे सर, वो चाह रहे थे ना कि टाइम चेंज हो जाए, लेकिन सर आपने 2 बच्चों नहीं के लिए टाइम अभिषेक, चेंज नहीं किया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मोस्टली कोई नहीं चाह रहा था, केवल 2 लोग चाह रहे थे कि टाइम चेंज हो और बाकी सब चाह रहे थे कि ना हो। इसलिए आप लोगों ने समायोजन के सिद्धांत के तहत आपने स्वीकार कर लिया कि क्लास 7 बजे से ही रहेगी, ठीक है। तो सर बिल्कुल 6 बच्चे चाह रहे थे सर टाइमिंग चेंज हो जाए। मेरे पास केवल 2 लोगों ने कहा है, ठीक है, 2 लोग ऑफिशियली और किसी ने नहीं कहा ठीक है। और देखते हैं अगर सब लोग लिखित में कहें तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपका कि संविधान सभा के समक्ष कितनी चुनौतियां थी, भर भर की चुनौतियां थी और उन्होंने समाधान भी निकाल दिया था, ठीक है, हालांकि संविधान बना, ठीक है। चलिए क्लियर इतना, मुझे बता दो एक बार, कमेंट बॉक्स में आइए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ओके बढ़िया। बहुत अच्छे, ठीक है, सबको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पे आ जाते हैं सीधे, और अगला प्रश्न आपका मैं बताऊं तो वो है आपकी संविधान की विशेषता, क्योंकि इसको अगर मैंने करा दिया ना तो बहुत बड़ा हाथी निकल जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और आपका सीधा जो सिलेबस आप उठाओगे तो सिलेबस में सीधा लिखा है संविधान निर्माण और उसके बाद सीधा विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं आपका सीधा क्वेश्चन, ठीक है, क्या है विशेषताएं। और मैं बता दूं आपका अगर इस यूनिट से 11 मार्कर बनने की संभावना होगी तो, और इस टॉपिक से अगर उन्हें बनाना होगा तो वो यही क्वेश्चन देंगे कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर। पहली विशेषता जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वह मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, कौन सी बताओ कोई। विश्व का सबसे बड़ा लिखित। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं भारत का संविधान जो है वो लिखित एवं विस्तृत संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, लिखित एवं विस्तृत। ये पहला पॉइंट हो जाएगा और आपको हमेशा बताना है ये पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम कैसे बताएंगे कि भैया ये पॉइंट क्यों सही है। तो पहली बात तो आपको ये वर्ड समझना है, लिखित और अलिखित होता क्या है, ठीक है। तो लिखित और अलिखित में छोटा सा अंतर है, 2 भागों में हम संविधान की कैटेगराइज करते हैं कि एक संविधान वे होते हैं जो लिखित होते हैं और एक संविधान वे होते हैं जो अलिखित होते हैं। लिखित संविधान जैसे अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का संविधान ब्रिटेन। अलिखित, ठीक है। तो हम बताएंगे लिखित संविधान में का कहने का मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठते हैं और लिखते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है लिखित संविधान। जैसे भारतीय संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद क्या किया था, क्या किया, संविधान को लिखा। तो हमारा, हाँ, तो हमारा संविधान क्या हो जाता है, लिखित हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। साथ ही हमें बताना है अलिखित क्या होता है। तो अलिखित होने का मतलब ये है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम में बैठ के उसको लिखा नहीं है, बल्कि क्या किया है, क्या किया है, उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि समय समय पे वहां की जो संसद है जो कानून बनाती गई वही कानून जो है वो संविधान के रूप में बनते गए, है ना। मतलब कि वहां की जो सामान्य विधियां होती हैं वे संविधान की तरह कार्य करती है, ठीक है ना। तो ये जो हम बताएंगे क्या कि अलिखित संविधान कहाँ का है, तो ब्रिटेन का है। वहां पे उन्होंने पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बैठ के लिखा है। आज अगर कोई अधिनियम नया आ गया तो वो उनका नियम बन गया, यानी उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और आज से कई साल पहले भी अगर कोई अधिनियम आता था तो वो भी एज अ क्या होता था, कानून के रूप में मान्य होता था, ठीक है। अब हमें बताना है लिखित अलिखित की बात हो गई। अब विस्तृत क्यों है, तो विस्तृत में हमें बताना है, विस्तृत इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में विश्व का
सबसे ज्यादा आर्टिकल्स वाला संविधान है। सबसे पहले तो बता 395 आर्टिकल्स है जो 22 भागों और वर्तमान में 12 अनुसूचियां इसमें हैं। मूल रूप से भी हमें अगर बताना हो तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में डिवाइड था और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, ये हमें पॉइंट बता देना है। और इसके अतिरिक्त अगर आपको बताना हो तो आप क्या बता सकते हो? से विभिन्न देशों से हाँ, मतलब वो फिर आप अलग से वो पॉइंट में आएगा। इधर पे आप बता सकते हो कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें महज 7 अनुच्छेद हैं। 7 हाँ, केवल 7 अनुच्छेद। और भारत में देखो 395 आर्टिकल्स हैं, कितने ज्यादा है। इसका कहने का मतलब क्या है? ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। बहुत विस्तृत तरीके से बताया गया है। हमने मौलिक अधिकार बताया तो फिर बहुत एलोबरेट करके बताया, नीति निषेध तत्व बताया तो एलोबरेट करके बताया, हमने केंद्र राज्य संबंध बताया तो बहुत विस्तृत से बताया, आराम से बताया। ठीक है, हमने नागरिकता समझाई तो 5 से लेके 11 आर्टिकल तक समझाई, बहुत विस्तृत। ठीक है, और उन्होंने शॉर्ट में उन्होंने 4 महीने लगाए, अमेरिका वालों ने 4 महीनों में उन्होंने अपने 7 आर्टिकल लिख के कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया। ठीक है, भारत के लोगों ने लगभग 3 साल ले लिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना, 12 दिन और ले लेते तो पूरे 3 साल हो जाते। तो और बनाया कितना बड़ा संविधान, 395 आर्टिकल वाला संविधान। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा भारतीय संविधान की विशेषता कि भारत का संविधान एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। इसी पॉइंट में हमने कल बात करी थी कि भारत के संविधान के विस्तृत होने के पीछे क्या रीजंस है ना, कल मैंने पॉइंट करा था। कौन बोलना चाहेगा ये पॉइंट्स? बताइए, जो भी बोलना चाहे बोले, हैंड राइज कीजिएगा और फिर बताओ। बिल्कुल बताइए। कल इसको डिस्कस किया था हालांकि क्लास में, सब बोल सकते हैं इसको, तो चलिए बोलिए। सर क्योंकि ना सर पहले तो जो अपना भारत शासन अधिनियम जो था 1935 वो उसमें से आदेश जो 250 अनुच्छेद थे वो एज इट इज ले लिए गए थे। फिर दूसरा ये था कि हमने जो हमारा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व ये हमने आयरलैंड और उससे अमेरिका से ले लिए थे, और बाकी वो राजनीतिक जो भाग था हमने ब्रिटेन वाली नगर पालिका और कार्यपालिका और विधायिका के मतलब क्रियान्वयन के लिए उधर से लिए थे। फिर सर हमने फ्रांस से क्या है बंधुत्वता के आदर्श जो थे वो लिए थे। विस्तृत होना ये तो फिर वो आ जाएगा रीजंस, और रीजंस अदर रीजंस की भाई, और क्या रीजंस थे कि हम इतना बड़ा भौगोलिक विस्तार और विविधता थी। बिल्कुल और सर कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व ज्यादा हो गया था। बिल्कुल। और फिर हमारे यहाँ संशोधन जो प्रक्रिया थी वो इतनी लंबी थी जो हमने दक्षिण अफ्रीका से ले ली थी, तो वो भी हमने रखा। ठीक है, चलिए दीपांजलि बताएंगे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, बोल दीजिए दीपांजलि। सर भारत का भौगोलिक रूप बहुत बड़ा था और सर संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान बनाया गया था। और सर इसमें जो कानून विशेषज्ञ थे, वकील थे, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। और सर संविधान में जो केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच का बंटवारा जो बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया। और सर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बहुत बड़ी थी। और सर ये बहुत से देशों के स्रोतों से बहुत से तथ्य लिए गए थे, इस कारण भी बड़ा हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भौगोलिक कारण बता सकते हैं, भारत का विस्तार, विविधता बता सकते हैं, 1935 का प्रभाव, उसके पहले भी ऐतिहासिक प्रभाव बता सकते हैं, एकल संविधान, विशेषज्ञों का प्रभाव, ये सारे पॉइंट्स हैं जिन वजह से हमारा संविधान क्या हो गया, विस्तृत होता गया। तो ये भी आपका एक 5 मार्कर के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इतना क्लियर आप सभी के लिए? फिर सेकेंड पॉइंट पे हम बात करें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट हम निकालेंगे कि विभिन्न स्रोतों से विहित। ठीक है, अगर इसकी आलोचना करनी होती तो हम इसी पॉइंट को लिखते उधार का थैला, है ना, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं, अतः हम लिखेंगे विभिन्न स्रोतों से विहित है, यानी कि विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी हमने कल पढ़ा था कि हमारे, कल हमने मतलब एक क्वेश्चन लिखा था कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा है। तो उस पॉइंट्स को आप बताओगे कि भैया हमने इस देश से ये लिया, इस देश से ये लिया, और इस वजह से जो आलोचक है उन्होंने कहा कि यह तो उधार का थैला। ठीक है, तो वही पॉइंट्स पॉजिटिव वे में हमें बताना है कि भारत का जो संविधान है वो 1935 के अधिनियम और उसके अतिरिक्त कई अन्य देशों से लिया गया है।
ठीक है। और भीमराव अंबेडकर का जो कथन था इस संबंध में, तो भीमराव अंबेडकर प्राउडली कहते हैं कि भाई भारत के लिए संविधान का निर्माण जो है विश्व के विभिन्न संविधानों को छान कर किया गया है ना, यानी कि विभिन्न देशों की संविधान की जो अच्छी बातें हैं वे हमारे संविधान में क्या है, समाई हुई है ना। तो ये आप कोट बिल्कुल डाल सकते हो, आपके आंसर में बहुत अच्छा लगेगा कि अंबेडकर साहब ने कहा था, ये तो हम थोड़ी कह रहे हैं, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि क्यों कह रहे हैं, तो हम बताएंगे भारत का जो अधिकांश ढांचा है वो आपका 1935 से आता है। इसके अतिरिक्त आपके जो इम्पोर्टेंट भाग जैसे मौलिक अधिकार है तो आपके अमेरिका से आए, नीति तत्व आयरलैंड से आए, आपकी एकल नागरिकता ब्रिटेन से आई है ना। तो मोस्टली आपकी जो राजनीतिक तत्व जो कार्यपालिका की संघीय सरकार की जो है वो आपके ब्रिटेन से आए हैं, जैसे संसदीय शासन हो गया, विधि का शासन हो गया, ये सब हम ब्रिटेन से लेकर आए हैं। हम कनाडा से भी कुछ केंद्र राज्य से लेकर बंटवारा जो था, शक्तियों का विभाजन था, वो लेकर आए थे। ऑस्ट्रेलिया से हमने केंद्र राज्य संबंध लिया, अन्य अन्य देशों से जर्मनी, रूस, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, हर देश से हमने कुछ ना कुछ अच्छी बातों को लिया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है वह विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद बना है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को भी आप लिख सकोगे, आप लिख सकोगे, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता दो, या बोल सकते हैं आप कि हाँ सर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। बोलिए, कोई बोले, कौन बोलना चाहेगा इस पॉइंट को, विभिन्न स्रोतों से बेहतर। हालांकि अभी दामिनी जी ने बोल दिया इसके पहले, कुछ समय पहले। कोई नहीं बोलना चाहेगा, बोल दो यार, क्लास रिकॉर्ड हो रही है यार, यूट्यूब पे भी डलेगी, बोलो, वाहवाही होगी। सर हाँ बोले। सर बस मुझे बोलना ये था। बताना ना कि कहाँ से स्रोत हाँ लिए बस हैं। जो मैंने बोला है वही बस फिर से सुनाना है, जो आपने अभी पहले बोला भी था मे भी। हाँ सर हमने जो मौलिक अधिकार है और अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमने आयरलैंड से लिए और अमेरिका से लिए हुए हैं। बाकी कार्यपालिका और विधायिका जो हमने ब्रिटेन से ले रखी है। और सर फ्रांस से हमने बंधुत्वता के जो आदर्श हैं वो लिए हैं। और बाकी और सर हमने जो दक्षिण अफ्रीका से हमने जो मूल अधिकार है वो आपातकालीन के समय भी स्थगन नहीं हो सकते वो लिया है सर। और ब्रिटेन से हमने विधि का शासन, एकल नागरिकता और विधायी प्रक्रिया। और ऑस्ट्रेलिया से जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो जज हैं, न्यायाधीश है, उनको हटाए जाने का जो पद से हटाए जाने का और राष्ट्रपति के निर्वाचन और उनपे महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने वहां से ली है। ठीक है, बढ़िया। तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो डिटेल में अगर आप लिख सको। हालांकि आपको 11 मार्कर में लिखना है तो ये पॉइंट आएगा तो लगभग आपको 4-5 लाइन में बताना पड़ेगा। तो आप बहुत शॉर्ट में लिखना कि भैया एक दो पॉइंट कि हमने इन देशों से कुछ चीजें ली हैं। मीटिंग एंड होने वाली है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं और फिर सेकेंड पार्ट में आप देखोगे आगे की जो भी विशेषताएं हैं उन पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जुड़िएगा जल्दी से हमारे साथ अगले वीडियो में, अगले लिंक के साथ, ठीक है।